साथियों, द एस्केलुसेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। क्या इतिहास रहा है जब भारतीय संविधान बन रहा था। तो 1757 की पहली लड़ाई और 1764 से बक्सर का युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। वे निम्न हैं, अर्थात हमने कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समय भारतीय संविधान बनने का मुख्य कारण था तो 1757 और 1764 यही दो प्लासी के लड़ाई और बक्सर का युद्ध जब हुआ तब से कई एक्टें पारित हुई और वह एक्टें पारित होकर के एक नया कानून का रूप धारण कर दी गई। तो आइए, पहला एक्ट कौन था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व, जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी का शासन संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरा, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन को भी नींव रखी गई। कहने का इसका तात्पर्य है कि जब 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट हुआ तो इसके कुछ अधिनियम, कुछ कानून संवैधानिक रूप से महत्व में आया। पहला था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा थी, ब्रिटिश सरकार के जो कानून था उसके द्वारा उठाया गया था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी और इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की भी नींव रखी गई। केंद्रीय जो प्रशासन होता है, जो गवर्नमेंट सरकार होती है, उसकी नींव रखी गई थी किसके द्वारा? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो आइए फिर इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा तो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके ही द्वारा जो बंगाल के गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। मुंबई मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। किसके अधीन? मुंबई एवं मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी के एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसके गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की 4 सदस्यों को जो अपनी सत्ता की उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। तीसरा, आइए, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और जिसका मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। किसके द्वारा? तो 1773 ईस्वी के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके ही द्वारा 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो एक मुख्य न्यायाधीश थे उसका नाम था सर एलिजा इम्पे और जो अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों को उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार के कई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार का देना आवश्यक कर दिया गया था।
यही मुख्य कारण थे, विशेषताएँ थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान दिया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि माने कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का अर्थ होता है कि जो 1773 में कमियां थी उसको सुधार के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का निर्माण किया गया, जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां थी। 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए,